हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हमारा आज का टॉपिक है साझेदारी खाता है, यानी फर्म का समापन या विघटन। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गार्नर बनाम मर्रे नियम के अंतर्गत दिवालिया साझेदार की कमी को साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाता है? तो इसका आंसर है समापन के पूर्व की पूंजी के अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्तियों व दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है वसूली खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फर्म के समापन पर अतिरिक्त लाभ को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है पूंजी खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, समापन के समय अशोध्य ऋण आयोजन खाते को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? तो इसका आंसर है वसूली खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फर्म के समापन पर संभावित दायित्वों का भुगतान किया गया, इस भुगतान से डेबिट किया जाने वाला खाता कौन सा है या कौन सा होगा? तो इसका आंसर है वसूली खाता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि समापन पर संपत्तियों से वसूली सनय सनय या धीरे धीरे हो तो उसे किस विधि द्वारा वसूली राशि साझेदारों में वितरित की जाएगी? तो इसका आंसर है आधिक्य पूंजी विधि द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फर्म के समापन पर ख्याति खाता किस खाते में हस्तांतरित करके समाप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है वसूली खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब सभी साझेदार आपसी समझौता समाप्त कर फर्म को बंद कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है साझेदारी फर्म का विघटन या समापन कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके समापन पर संपत्तियां बेच दी जाती हैं? तो इसका आंसर है साझेदारी फर्म के समापन पर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी फर्म के विघटन की प्रमुख कितनी दशाएं होती हैं? तो इसका आंसर है 5। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विघटन की तिथि से रुपया वसूल करने व दायित्वों के भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है और खाता बही में एक नया खाता खोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे वसूली खाता कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि चिट्ठे में विनियोग परिवर्तन कोष और संयुक्त जीवन बीमा कोष दिया हो तो उसे कहाँ प्रदर्शित या दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है वसूली खाते के धनी पक्ष में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दायित्वों के भुगतान पर होने वाले लाभ या हानि को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है वसूली खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गार्नर बनाम मर्रे सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ?
तो इसका आंसर है 1903 ईस्वी से पूर्व इंग्लैंड में हुआ था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शेष साझेदार अपनी पूंजी के अनुपात में सहन या वहन करेंगे या करते हैं? तो इसका आंसर है गार्नर बनाम मर्रे सिद्धांत के अनुसार। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गार्नर बनाम मर्रे के मुकदमे में कौन साझेदार दिवालिया घोषित हुआ? तो इसका आंसर है विल्किंस। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गार्नर बनाम मर्रे मुकदमे का फैसला कब और किसने दिया? तो इसका आंसर है 1903 में जस्टिस जोयस ने दिया था। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को शोध श्रम साझेदार लाभ हानि अनुपात में सहन करेंगे, इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गार्नर बनाम मर्रे मुकदमे में दिवालिया साझेदार विल्किंस की पूंजी की कमी कितने पाउंड की थी? तो इसका आंसर है 263 पाउंड की। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी फर्म के सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म का अनिवार्य रूप से विघटन हो जाता है, यह किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका आंसर है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 41 के अनुसार। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कमी खाता यानी डिफिशियंसी अकाउंट कब खोला जाता है? तो इसका आंसर है साझेदार के दिवालिया होने पर। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गार्नर बनाम मर्रे नियम कब लागू होता है? तो इसका आंसर है जब कुछ साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तब। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वसूली खाता किस खाते के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है वसूली खाता नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियापन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा किस अनुपात में वहन की जाती है? तो इसका आंसर है लाभ विभाजन अनुपात में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गार्नर बनाम मर्रे का विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ था? तो इसका आंसर है इंग्लैंड में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फर्म के समापन पर रोकड़ शेष को किस खाते में दर्शाया या प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है रोकड़ खाते में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी फर्म के विघटन में किसी अलिखित संपत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपूर्णता खाते को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कमी खाता यानी डिफिशियंसी अकाउंट। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक फर्म के विघटन पर साझेदार के पत्नी से लिया गया ऋण को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है बाहरी पक्ष का दायित्व माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, फर्म के विघटन की स्थिति में अंत में पूंजी खाते किसमें बंद किए जाते हैं? तो इसका आंसर है रोकड़ खाते या बैंक खाते में। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।